बात है जेनेटिक्स की पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री में जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने खानदान के बारे में। अब अगर हम लोग म्यूटेंट्स की शादी करा दें तो हमें नो डाउट बच्चे म्यूटेंट्स ही मिलेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हैरी पॉटर के जो फादर थे वो कोई मैगट नहीं थे, हैरी पॉटर के फादर भी विज़र्ड ही थे। तो हम लोग जानते हैं इस बात को, और इसीलिए जब हम लोग शादियां करते हैं तो शादी करते हुए बहुत बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे लड़के जब शादी करने के लिए जाएंगे तो उनके परिवार वाले देखना चाहते हैं कि लड़की कितनी सुंदर है, या फिर वो किस परिवार से, उस परिवार में कौन कौन है। और सेम एग्जैक्टली सेम यही क्राइटेरिया लड़कियों का भी है लड़कों की तरफ। हालांकि आजकल क्राइटेरिया बड़े अजीब से हो गए हैं कि पैसे कितने कमाता है। यार अगर बैंक लुटेरा है और सप्ताह में एक बैंक लूट लेता है तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा। तो क्या ये पैसे कमाना एक वाकई में गुड पैरामीटर है? पैरामीटर होना चाहिए पोटेंशियल का। और ये पोटेंशियल सिर्फ जो बंदे हैं जिनकी शादी होने वाली है केवल उनसे विजिबल नहीं होता। अगर आप अपनी फैमिलीज को जानते हो तो फैमिलीज इस बात को बिलीव करती हैं कि शादी करने से पहले परिवार से मिलना बहुत जरूरी है, घर में कौन क्या करता है। एक्चुअली में घर वाले शादी करने के नाम पर पेडिग्री एनालिसिस कर रहे होते हैं उस फैमिली का जिसके साथ में वो आपकी शादी करना चाहते हैं। बेशक उन्हें भी नहीं पता था कि वो पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, बट पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग यही तो पता लगाते हैं कि फैमिलीज कैसी थी। और कारण सिर्फ एक है कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो स्वस्थ हो, ज्यादा मजबूत हो, जिसके जीने के चांस ज्यादा हो। भाई अगर किसी के खानदान में सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े एग्जाम पार कर रखे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर बैठे हुए हैं, तो लॉजिकली उनके पास जीन्स है अकलमंदी की। और अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही है तो ज्यादा चांस है कि जब भी ये दो परिवार मिलेंगे और जो नई पीढ़ी पैदा होगी उस नई पीढ़ी में भी ये जीन्स जाएंगी जिन जीन्स में इंटेलिजेंस भरी हुई है। तो नो डाउट इन बच्चों के पास आगे चल करके इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के चांस ज्यादा होंगे और ज्यादा स्मार्ट होंगे। लॉजिक सिंपल था, ये था। वैसे तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अल्टीमेटली फैमिली और फ्यूचर, इसी को देख करके हम लोग ये काम करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम लोग मेंडल के जो इनहेरिटेंस ट्रेट वाली कहानी थी वो भी हम ह्यूमन में वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि मेंडल के सारे रूल्स यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेंडल की कहानी मटरों पे लागू होती है जहां पे कई कई हजार मटर एक साथ पैदा हो रहे हैं, और ह्यूमंस में एक साथ हजार बच्चे पैदा नहीं होते। भाई अगर कोई बहुत रेयर केस भी हुआ तो 7 बच्चे पैदा हो गए, 8 बच्चे पैदा हो गए। जनरली एक ही बच्चा पैदा होता है ह्यूमन में। तो एक बच्चे के बेस पर आप ये नहीं कर सकते कि भाई सेग्रीगेशन हो गया 3:1 का। अगर 3:1 का सेग्रीगेशन करना है कम से कम 4 बच्चे एक साथ पैदा होने चाहिए। बट इससे पहले कि हम लोग बातों को स्टार्ट करें, कुछ पुरानी फाउंडेशन है जो याद दिला रहा हूं। हमारे हर सेल के अंदर डिप्लॉयड जीनोम अवेलेबल है। ये कह लीजिए कि आपकी हर एक सेल में, आपकी जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, और हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम वो हैं जिनमें जीवन का ज्ञान भरा हुआ है। हर क्रोमोसोम पेयर में, तो इसीलिए टोटल क्रोमोसोम जो है वो आपके 22 टाइप के हैं ऑटोसोम, और इसके अलावा एक्स या वाई ये हो सकते हैं। तो एक्चुअली में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपियां होती हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 1 की मैटरनल पैटर्नल, ऐसे क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपियां। हाँ, अगर आप लड़के हैं तो आपके पास बाकी सबकी 2-2 कॉपी होती है, लेकिन एक्स की एक और वाई की एक ही होती है। और अगर आप महिला हैं तो आपके पास एक्स की 2 कॉपी होती हैं और वाई की तो होती नहीं है। डायवर्सिटी के मामले में ह्यूमन मेल के पास ज्यादा डायवर्सिटी है क्रोमोसोम में। अब ये क्रोमोसोम की स्टोरी क्या है? भाई अगर आप पढ़ने वाले लोग हो, जैसे कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, सिलेबस को पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगी ना, और टेक्स्ट बुक में होती है इंफॉर्मेशन। हमारी किताबें ये हैं जीवन की। मान लीजिए ये एक पूरी किताब खुली हुई रखी है। सबसे पहला वाला कवर जो फ्रंट पेज होता है किताब का, सबसे लास्ट वाला कवर जो पीछे वाला कवर होता है, इनमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बीच बीच में चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स जिन्हें आप जीन्स के रूप में जानते हो। अब यार लेनिंजर तुम लोगों ने पढ़ रखी है, बट जरा मुझे बताना ईमानदारी के साथ, क्या लेनिंजर के सारे चैप्टर पढ़े तुमने? हाँ हाँ, एग्जाम में जो तुम्हें ठीक लगा तुमने वो पढ़ा, क्या चैप्टर भी पूरा पढ़ा है? तो मतलब पॉइंट ये है कि ये जो जीन्स हैं, मतलब चैप्टर, सारे के सारे जीन्स पढ़ी नहीं जाने की। एज पर द एग्जाम चैप्टर खोल के हम लोग पढ़ते हैं, और हर चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन यूज नहीं होती। एक्सॉन, इंट्रॉन, यूटीआर्स वगैरह वाली स्टोरी की बात कर रहा हूं, जिसका अभी यहां रेलेवेंस नहीं है। बट पॉइंट ये है कि ये किताबें हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं।
जिंदगी के इम्तिहान में कुल मिलाकर के 22 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम ऑटोजोम के रूप में जानते हैं। इसके अलावा 23वां सब्जेक्ट है एक्स और 24वां है वाई। अगर किसी इंसान के पास 24th सब्जेक्ट मतलब वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो पास हो जाएगा फिर भी लाइफ में। लेकिन अगर बाकी बचे हुए क्रोमोसोम्स की बात करूं या बाकी बचे हुए किताबों की बात करूं, इनमें से किताब कोई मिस हो जाए तो वो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा और यहां ये फेलियर बर्दाश्त नहीं होगा, इंसान पैदा नहीं होगा। अगर इन किताबों में से कोई सी भी किताब मिस हो गई, किताब की तो बात छोड़ो, एक चैप्टर मिस हो गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जनरली हम लोगों ने देखा है कि अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए तो उससे बीमारी हो जाती है, मतलब अति भी बुरी है और कमी भी। तो इन सभी क्रोमोसोम्स का पूरा होना जरूरी है हमारे पास। बट ये क्रोमोसोम हमारे पास आते कैसे हैं? नो डाउट कभी किसी दिन किसी मेल का किसी फीमेल के साथ में कुछ कुछ करने का मन करता है और उस कहानी में स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स यहां होंगे, 23 यहां होंगे और बाद में फर्टिलाइजेशन के दौरान 46 क्रोमोसोम का मेल जोल तैयार हो जाएगा। जीवन की किताबें पूरी। और इसी के साथ बच्चा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बच्चा क्या है इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स और वाई वाली कहानी में से इस बच्चे को क्या मिला। देखिए, जब हम फादर की बात करते हैं तो फादर अपने पास जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा ये केवल दो ही तरह के प्रोड्यूस कर सकता है, एक एक्स क्रोमोसोम बियरिंग और एक वाई क्रोमोसोम बियरिंग। जो 22 ऑटोसोम थे, 22 में से 22 की कॉपी एज सच है, लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम है वो या तो एक्स होगा या वाई, मतलब 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% ऐसे जिनमें वाई क्रोमोसोम होगा। जो महिला है, महिला जो एग पैदा करेगी उस एग में भी जो एबिलिटीज हैं केवल एक्स एक्स 22 मतलब यहां पे एग्स में कोई वेरिएबिलिटी नहीं होती, सभी एग 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स लिए हुए होते हैं। इसलिए कौन सा स्पर्म किस एग से जुड़ा इस पर डिपेंड करने वाली है सारी कहानी। तो पहले हम लोग कुछ क्रॉसेस को देख लें। इस वाले क्रॉस की बात नहीं कर रहा मैं, हम बात कर रहे हैं जेनेटिक क्रॉसेस की। अब जैसे इमेजिन कीजिए एक्स वाई को क्रॉस कराया जाए एक्स एक्स के साथ, तो आपको एक्स एक्स और एक्स वाई ये मिलेंगे 50% और 50% के हिसाब से। क्या आप बोल सकते हो कि ये क्या है? नो डाउट ये फीमेल होंगी और ये मेल होंगे। ये बच्चों वाला क्रॉस है, तुम्हें पहले से मालूम है। लेकिन पॉइंट ये था कि यहां से गैमेट दो तरह के बनते हैं, एक्स और वाई बियरिंग। यहां से गैमेट एक ही तरह का बनेगा, एक्स बियरिंग, और आपने चीजों का पता लगा लिया। अब जो अगला सवाल है वो टेढ़ा है। क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 ये फादर के पास है 2 कॉपीज, और ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 5 मदर के पास भी है 2 कॉपीज। अब इनसे गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनने के बाद में बच्चे पैदा हुए। क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5, 5 5 5 और 5। सपोज ये 4 बच्चे पैदा हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस क्रॉस को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की है? आंसर है नहीं, कि क्रोमोसोम नंबर 5 सेक्स को डिफाइन नहीं करता। और मैंने आपको नहीं बताया यहां पे कि जिनके पास एक क्रोमोसोम नंबर 5 जा रहे हैं वो बाय नेचर क्या है। अब अगर मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 5 में एक जीन है, इसका नाम है कैपिटल ए, और इसी की एक दूसरी कॉपी दूसरे वाले क्रोमोसोम पर, इसका नाम है स्मॉल ए। एक जीन फंक्शनल है, एक जीन नॉन फंक्शनल है, और जो दूसरे काउंटर पार्ट पेरेंट है उनके पास कैपिटल ए है। तो जब कभी गैमेट्स बनेंगे तो ये फ्यूजन पॉसिबल है, और मान लीजिए कैपिटल ए ये है इसी फ्यूजन का रिजल्ट। एक ये भी पॉसिबल है जो ये रिजल्ट है कैपिटल ए, लेकिन जब ये स्मॉल ए वाला आएगा और दूसरे क्रोमोसोम से मिलेगा तो स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए कैपिटल ए, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
अब जैसे ही कॉम्बिनेशन बने, आपने ये देखना शुरू कर दिया कि जीन शफल कर सकती हैं ऑर्गेनिज्म में। अब इसी के साथ नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ। अब मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सवाल है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है पेडिग्री को सॉल्व करने के मामले में। कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी से क्या क्या मिलेगा? पहला सवाल तो ये। अगर इन दोनों का क्रॉस होता है तो मुझे कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेंगे 1/4, 2/4 एंड 1/4। कोई रॉकेट साइंस नहीं की मैंने, जो जेनेटिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है, जो आपने लास्ट सेशन में भी किया था। अब हम कहते हैं कि कैपिटल डी जिसके पास भी होगी उसको डिजीज होगी। तो चेक करो, ये बंदा डिजीज्ड है, ये बंदा डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है, और केवल ये है हेल्थी। एक सीन तो ये था। अब अगर मैं दूसरा सीन पलट दूं कि मैं कहूं कि भाई हम लोग अब क्या इनकी बात नहीं कर रहे कि कैपिटल डी का मतलब है डिजीज, हम लोग उल्टी कंडीशन लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट से आपका स्मॉल डी इज इक्वल टू डिजीज, और अगर स्मॉल डी इज इक्वल टू डिजीज है तो स्मॉल डी जैसे हम दिखाते हैं तो बायोजेनेटिक्स के प्रिंसिपल ये एक रिसेसिव फॉर्म है, और रिसेसिव फॉर्म डिजीज्ड कंडीशन में तभी आएगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। समझेंगे इस बात को भी? तो यहां पे क्योंकि एक कैपिटल डी अवेलेबल है, एक स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी स्मॉल डी को काम करने नहीं देगा एंड इट विल बिकम हेल्थी 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 हेल्थी, और ये है डिजीज्ड। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कभी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो डिजीज्ड ज्यादा होते हैं और हेल्थी कम होते हैं, और अगर कभी रेसेसिव फीचर डिजीज को कॉज करती है तो डिजीज्ड कम होते हैं, हेल्थी ज्यादा होते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है। दूसरा, आपको यह भी याद रखना है कि फादर अपना वाई क्रोमोसोम और अपना एक्स क्रोमोसोम किस किस को देंगे, ये याद रखना। अब मैं मां के जो एक्स क्रोमोसोम है उन्हें अलग कलर से दिखा रहा हूं। ये है मदर, और जो पहला वाला था ब्लू, ये है फादर। तो अगर फादर ने अपने गैमेट्स तैयार किए तो एक्स वाई एक्स और वाई, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मैंने ये कर दिया है। अब हम कह रहे हैं कि जो मां के क्रोमोसोम है ये वाला एक्स इससे मैच कर गया, या फिर इसके पास ऑप्शन है वाई से मैच कर जाए। ऐसे ही सेम दूसरे वाले वाई के लिए भी दो ऑप्शन है, या तो इसके साथ या इसके साथ। अब नोटिस कीजिए, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल और ये फीमेल। मेरा सवाल ये है, क्या किसी भी मेल के पास फादर का एक्स क्रोमोसोम आया? अगर फादर ने एक्स क्रोमोसोम मेल को दिया तो वाई कहां से आ जाएगा उसके पास? इसलिए जब भी कभी किसी फादर के बेटे की बात करेंगे हम, फादर अपने बेटे को ऑटोसोम क्रोमोसोम देगा और वाई देगा, एक्स कभी नहीं देगा। हाँ, मदर अपना एक्स डॉटर एंड सन दोनों को दे सकता है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर कभी अपना एक्स अपने सन को नहीं देगा पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जानने में कि ये एक्स लिंक्ड है या नहीं, ये पता लगाने के लिए ये वाली लाइन बहुत ध्यान रखना। हमेशा पेडिग्री में चेक करना किसी फादर ने डिजीज अपने बेटे को तो पास नहीं करी। अगर फादर ने डिजीज बेटे को पास की है तो ये एक्स लिंक्ड किसी भी हालत में नहीं हो सकती। एनीवे, तो एक बात तो ये याद रखना है आपको। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस डीएनए के मॉलिक्यूल में यहां से लेकर यहां तक एक जीन है जिसका नाम है जीन ए। जीन ए से एक आरएनए बना, आरएनए से एक प्रोटीन बना, और प्रोटीन ने दिखा दिया फंक्शन। अब इसी जीन की दूसरी कॉपी भी है एक और, क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं हम। तो यहां भी जीन ए अवेलेबल है, लेकिन अचानक एक दिन कुछ बिजली गिरी उसके ऊपर और इसका डीएनए डैमेज हो गया। डैमेज ऐसा हुआ कि जीन ए ने काम करना बंद कर दिया, और अब इससे या तो आरएनए नहीं बनता, और अगर आरएनए बनता तो प्रोटीन नहीं बनता, और अगर प्रोटीन बनता तो प्रोटीन काम नहीं करता। मतलब कुल मिलाकर के जीन की एक फॉर्म ऐसी है जो कि नॉन फंक्शनल है। अब जब ये नॉन फंक्शनल है तो फिर हम कैपिटल ए नहीं कहेंगे, अब से हम इसे स्मॉल ए कहेंगे।
अब ये एक सेल है, एक सेल के अंदर दो कॉपीज है, दो में से एक कॉपी है कैपिटल ए, दूसरी कॉपी है कैपिटल ए, तो क्वेश्चन आपसे है ए प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? डबल कॉपी है, डबल प्रोटीन बनेगा। कंडीशन मॉडिफाइड। अब आपके पास एक कॉपी है सही और एक कॉपी है गड़बड़ स्मॉल ए। अब बताइए प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा? अब भी जवाब है बनेगा, क्योंकि ये बना देगा, ये नहीं बना पाएगा, बट एक कॉपी बनाएगी तो इफेक्ट होगा। तीसरी कंडीशन में हम लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरा वाला ए था वो भी गड़बड़ है, मतलब स्मॉल ए। इस केस में ना तो ये जीन काम करने वाली और ना ये जीन काम करने वाली, तो यहां प्रोटीन नहीं बनेगा। अब इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर आपके पास कभी कोई डोमिनेंट अलील है तो वो चाहे कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी हो, वो फंक्शन दिखाएगी अपना। अगर मैं रिसेसिव अलील की बात करूं तो रिसेसिव अलील अपना फंक्शन केवल तभी दिखा सकती है जब वो दोनों ही कॉपी खराब वाली हो। अगर वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में हुई तो उसका फंक्शन नहीं दिखेगा मुझे। नो फंक्शन ऑफ स्मॉल डी। ये कुछ बेसिक फाउंडेशन है, ऐसी फाउंडेशन जो पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए, जेनेटिक्स को होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। आई होप इनसे थोड़ी सी आपको हेल्प मिली होगी, कम से कम एक नजरिया क्रिएट करने में। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, फादर से अगर सन को ट्रेट गया है तो ये कंडीशन कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई है कि डोमिनेंट या तो होमोजाइगस होंगे या हेट्रोजाइगोट होंगे डिजीज के साथ, और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होंगे डिजीज्ड कंडीशन में, जब डिजीज दिख रही है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग कुछ पेडिग्रीज को टेस्ट करते हैं और कुछ कंडीशंस को, ताकि हम समझ सके कि क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 जो है, ये ह्यूमन पेडिग्री है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी के बारे में बात कर रही है। आपको याद है तो लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी सिस्टिक फाइब्रोसिस, CFTR प्रोटीन, क्लोरीन का चैनल। तो देखो, एक ही बीमारी 10 जगह 10 तरीके से डिस्कस होती है, जो बार बार डिस्कस होती है उसको याद रखो हमेशा। तो पेडिग्री सिस्टिक फाइब्रोसिस की ये कह रही है कि इस फैमिली में ये दो लोग कैरियर्स हैं, इनके बच्चे पैदा हुए, उनमें से एक बच्चा बीमार है, एक लड़की कैरियर है, उसकी किसी कैरियर से शादी हुई और उनके अब दो बच्चे बीमार हैं। एक तरफ फैमिली बिल्कुल ठीक चल रही है। तो जब हम पेडिग्रीज ड्रॉ करते हैं तो हर चीज का मतलब होता है, यहां तक कि जो नंबर लिखे हुए इनका ही मतलब है। ये लाइनें, ये स्क्वायर, ये बॉक्सेस, तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। महिलाएं हमेशा गोल दिखाई जाएंगी। ये मेरे लिए बड़ी अजीब कहानी है कि महिलाओं को गोल क्यों दिखाएंगे? या तो वो गोल गोल बातें करती हैं, गोल गोल घुमाती हैं, शायद इसलिए, मेरे ख्याल से हो सकता है उसने कुछ फन किया हो। बट मेल चौकोर होंगे हमेशा। जिनको हम डायमंड शेप से दिखा रहे हैं उनका हमें सेक्स पता नहीं है। जो बहुत छोटे छोटे दिखाएंगे ये वो हैं जो पैदा होने से पहले ही मर गए, मिसकैरेज, और पैदा होने के बाद कभी अपनी उम्र में मरे किसी एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से, या एज पूरी करके। ये सबको हम लोग लाइन खींच के इंडिकेट करेंगे। जो नॉर्मल दिखाए गए हैं, ना तो शेड है, ना लाइन है, ना कलर्ड है, ये है नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल। जिनको हमने पूरा शेड कर दिया है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे, डिजीज्ड। और जिनको हमने हाफ शेड कर रखा है या डॉट, ये हेट्रोजाइगोट्स कहलाएंगे या कैरियर्स। अगर बीच में कभी दो लोगों के बीच में डबल लाइन है, मैरिज की लाइन, तो ये कंसिग्यूनस मैरिज होगी, मतलब फैमिली के अंदर मैरिज हुई है, मतलब ये असल में अपने ये भाई बहन थे जिनकी शादी की गई है। अगर शुरुआत से ही दो बटके आ रहे हैं बेस लाइन से, तो आप इसे बोलोगे फ्रेटर्नल या डायगोजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस उतने ही सिमिलर होते हैं जितने दो नॉर्मल भाई बहन। ना डीएनए मैच करता उनका, ना शक्लें मैच करती। राम और श्याम, सीता और गीता, ये डायजाइगोटिक ट्विन नहीं थे। आइडेंटिकल या फिर मोनोजाइगोट ट्विंस को आप एक लाइन से आगे बांटोगे और फिर जोड़ भी दोगे, या फिर डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हो, लेकिन जोड़ना जरूरी है दोनों को एक लाइन से। ये आइडेंटिकल होते हैं, डीएनए सेम, सेक्स सेम, सब कुछ सेम होगा अदर देन फिंगरप्रिंट के। तो ये पेडिग्री में सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे। जो पेडिग्री में हम ट्रेड्स की बात करते हैं वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट,
या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। कई बार हम लोग हैप्लो इनसफिशिएंसी की बात भी करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई जीन डबल कॉपी में है ही नहीं तब, जैसे मैंने अभी कहा था कि जब रिसेसिव की बात करूंगा तो रिसेसिव को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए होमोजाइगस कंडीशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन हैप्लो इनसफिशिएंसी वाले केस में स्मॉल डी डैश है, मतलब दूसरी कॉपी है ही नहीं। तो स्मॉल डी अकेले, मतलब जैसे कि एक सेल आपके पास और यहाँ पे 2 डीएनए के मॉलिक्यूल है, एक में वो पार्ट है ही नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं और दूसरे में वो पार्ट है जीन ए जो कि स्मॉल ए वाली फॉर्म में है, तो फिर उसका असर देखने को मिलेगा मुझे, वो चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, बशर्ते कि वो सिंगल कॉपी में हो। सिमिलरली सेक्स लिंक्ड में बात आएंगी एक्स लिंक्ड की। एक्स लिंक्ड भी डोमिनेंट या रिसेसिव होंगी। सबसे कंफ्यूजिंग कंपैरिजन होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट का और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का। रिसेसिव में यहां भी हैप्लो इनसफिशिएंसी की बात आएगी और फिर आएंगे वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में आप बात करोगे हॉलैंड्रिक की। हॉलैंड्रिक ट्रेट उन्हें कहते हैं जिनकी जीनोम में एक ही कॉपी अवेलेबल है। भाई क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक 2-2 कॉपियां। एक्स की मेल में एक कॉपी होती है लेकिन फीमेल में 2 कॉपियां होती हैं, लेकिन वाई की तो हमेशा एक ही कॉपी होती है। ऐसा क्रोमोसोम या ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल जिस पर पाए जाने वाले जीन केवल सिंगल कॉपी में हो जीनोम में, तो उसके इफेक्ट को, उसकी कंडीशन को, उसकी जेनेटिक्स को हम लोग हॉलैंड्रिक कहेंगे। अब बात आई डोमिनेंट ट्रेट की। डोमिनेंट ट्रेट की कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट में आप पहली बात देखोगे कि हर जनरेशन में आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाई देंगे। याद रखिएगा, रूल्स नहीं होते ये वो होते हैं जो मच एक्सपेक्टेड है आपसे। आप जब जनरेशन की बात करो तो किस चीज से बचना है आपको? ये है जनरेशन 1, ये है जनरेशन 2, ये है जनरेशन 3 और ये है जनरेशन 4। अगर आप कह रहे हो कि यहां भी है ये बंदा, यहां भी है ये दो, यहां भी है ये दो और यहां भी है ये, और आप कह रहे हो हर जनरेशन में, तो आपने जो बोला वो गलत था। कभी भी हर जनरेशन में वो अवेलेबल है या नहीं, इस तरीके से आप कभी नहीं देखोगे। आपको देखने के लिए डिजीज बंदे को पकड़ना सबसे ऊपर से। आप कह रहे हो इसने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों में से ये बच्चा बीमार है और ये बीमार है, इस बीमार ने बच्चे पैदा किए, उनमें से ये बच्चा बीमार है और ये बच्चा बीमार है, इस बच्चे ने ये पैदा किए, इनमें से ये बीमार है। ये है कि उसने हर जनरेशन में बीमार लोग दिखाए हैं। रेसेसिव ट्रेट में अब जैसे जो मैंने पहले कहा था कि वो काम नहीं करना है, नोटिस करो यहां भी हर जनरेशन में डिजीज्ड लोग दिखाई दे रहे हैं। तो फिर तो पहले वाले में और इसमें कोई फर्क ही नहीं था। यहां भी एवरी जनरेशन में शो हो रहा है और वहां भी। तो जो डोमिनेंट ट्रेट का सबसे पहला रूल है कि हर जनरेशन में आपको दिखाई देगा, जनरेशन बीच में स्किप नहीं होती। वो रिसेसिव में भी आप कह रहे हो कि ऐसे चल रहा है, तो जो मैंने सिखाया है आपको, आप सबसे पहले ऊपर वाले से डील करना शुरू करोगे। पहली जनरेशन में बीमार है, इसने बच्चे पैदा किए। नेक्स्ट जनरेशन में बीमार था लेकिन ये बीमार नहीं था, इसने जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा की उसमें ये बच्चा बीमार है, ये बच्चा बीमार है, इस बीमार बच्चे ने जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा की उसमें बीमार है। तो नोटिस करो, अब अगर इसका एक आप इस वाले पाथ को जाओगे जिससे लास्ट तक जा रहे हो, तो बीच में एक स्टेप ऐसा आया जहां पे जनरेशन में बंदा बीमार नहीं था, इसे कहोगे आप जनरेशन स्किप। रिसेसिव में ये बात देखने को मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन ले लो, इस क्वेश्चन को आप देखते बोल सकते हो कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट, क्योंकि यहां वैसे भी सबसे शुरुआत में हमें हेल्थी दिखाई दे रहे हैं, तो पहले जनरेशन में तो कोई है ही नहीं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये बीमार है लेकिन उसकी अगली जनरेशन में कोई बीमार नहीं है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। यही क्वेश्चन जो बड़ा करके दिखा रहे हैं हम लोग। और अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो पता है क्या क्या ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो आप यहां से। थर्ड जनरेशन का पहला बंदा रिसेसिव है किसी चीज के लिए, अब उस चीज को आप बोल दो डिजीज। अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इसका जेनोटाइप स्मॉल डी होना चाहिए, क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और अगर ये स्मॉल डी है तो ये कहां से आए? एक आया स्मॉल डी एक पेरेंट से, दूसरा स्मॉल डी आया दूसरे पेरेंट से, तो ये इनके पास कम से कम एक स्मॉल डी है, बट दोनों दिखने में हेल्थी हैं, तो ये कैपिटल डी होनी चाहिए दूसरी रीढ़ के पास। इस तरीके से आप ये भी ट्रेस कर सकते हो कि यहां पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे। और जब आप कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी से क्रॉस करोगे तो नो डाउट इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4,
अब जो ये दो है, दो क्या हो सकता है, या तो ये कैपिटल डी होगा या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी होगा। तीन क्या होगा, या तो कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। इस क्रॉस से मुझे कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा, जिसमें से ये है जो डिजीज होगा, जो मुझे दिखा रखा है। ये दोनों डिजीज नहीं दिखा रखे। अब ये मत कहना कि एक कैरियर होने चाहिए। जब पेडिग्री के क्वेश्चन आते हैं तो कैरियर्स भी नहीं दिखाए जाते एग्जाम में। तो अगर आपके सामने बिल्कुल क्लीन दे रखा है तो पॉसिबली या तो वो कैरियर है या वो हेल्थी है। अगर वो हेल्थी दिखाई दे रहा है मुझे, तो उसके पास इनमें से कोई सा जीनोटाइप पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कौन सा है। लेकिन इस क्रॉस में कैपिटल डी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/4 और इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4। तो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी का ध्यान दूं तो इस दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी हो गई है 2/16 और इन दो की मिला के प्रोबेबिलिटी हो गई है 2/16। एक्चुअली में जो कॉम्बिनेशन करने के बाद आया हमारे पास। जब हम लोग ये काम करते हैं जेनेटिक्स में कि भाई किसके मिलने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, तो हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान रखते हुए हमें यह ध्यान पड़ेगा कि हम लोग क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे ये भी मिलना चाहिए और मुझे ये भी मिलना चाहिए, दोनों कंडीशंस, तो मैं करूंगा कि भाई ये है 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये है 2/4। आंसर है 2/16। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, ये दो कंडीशन अलग अलग, तब मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/4, तब इन दोनों को प्लस करके 3/4। तो क्या मांगा जा रहा है, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। एनीवे, तो अब आती है बात ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में आपको ट्रेट स्किप होते हुए दिखाई देंगे। जितने मेल होंगे उतने फीमेल अफेक्टेड होंगे, इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक जो आपने कंपैरिजन किया वो क्या, केवल डोमिनेंट एंड रिसेसिव का। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी इंक्लूड करके। तो मेल फीमेल दोनों होने चाहिए, जनरेशन स्किप होनी चाहिए। इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड तो सभी चिल्ड्रंस अफेक्ट होने चाहिए। इन कुछ बातों का ध्यान रख करके काम बन सकता है। जैसे कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए आपके पास कंडीशन दी गई है कि कैरियर है फादर, फादर के एक एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टेड जीन अवेलेबल है और डिफेक्टेड जीन है ये व्हाइट वाली, दूसरी कॉपी ठीक है। सिमिलरली मदर भी कैरियर है। तो ऐसे कैरियर्स में मतलब मैं कहूं कि ये है कैपिटल डी स्मॉल डी, ये है कैपिटल डी स्मॉल डी, तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर हमें ये भी पता करना हो कि भाई फीमेल ही होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए, तब हमें दोनों ही कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ते हैं मल्टीप्लाई करके। बट जो सिंपल जेनेटिक्स के प्रिंसिपल थे अभी तक वही लागू हो रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये टे शक डिजीज का है। तो पहला सवाल तो ये है कि इस पेडिग्री को देख करके आपको क्या समझ में आता है कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है या फिर रिसेसिव। यहां पे डिजीज्ड मुझे केवल यहां दिख रहे हैं और बीच बीच में कैरियर्स मार्क कर रखे हैं इन्होंने। और अगर कैरियर मार्क कर रखे हैं तो कैरियर तो केवल होंगे भी रिसेसिव डिसऑर्डर में। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा या ये ऑटोसोमल होगा, मतलब रिसेसिव है बट ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक्ड। तो आप चेक करो कहां पर फादर कैरियर है और उस फादर ने अपने सन को कुछ कंडीशन दे दी हो। देखिए, अगर आपने रिसेसिव डिसऑर्डर कहा और एक्स लिंक्ड कहा तो उसका मतलब है ये सन का जीनोटाइप होना चाहिए एक्स डिजीज्ड और वाई, क्योंकि वाई पर तो बीमारी हम बात नहीं कर रहे। ये डॉटर होनी चाहिए एक्स डिजीज्ड और एक्स डिजीज्ड, अगर हम रिसेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड। तो अगर इसके पास एक एक्स डिजीज्ड है और दूसरा एक्स भी डिजीज्ड है, तो एक एक्स तो आया होगा मदर से, एक एक्स आया होगा फादर से। तो क्वेश्चन ये है, फादर जिसका जीनोटाइप केवल एक्स वाई होता है, उसके पास दो एक्स की कॉपी होती नहीं है, तो फिर ये एक्स की डिजीज फादर में दिखाई क्यों नहीं गई, फिर ये कैरियर क्यों बना रखा है। एक्स वाली बीमारियों का फादर कभी कैरियर नहीं हो सकता और इसीलिए एक्स लिंक्ड वाली कहानियां फ्लॉप हो गई। ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है।
ऐसे ही बहुत सारे और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस उनमें से एक है। देन फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कैटेगरी में आते हैं। फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, ये भी आपका एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। रिसेसिव के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा और अल्फा थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, फिनाइलकीटोन्यूरिया, फ्रेडरिक अटेक्सिया, ये सब के सब ऐसे ही हैं। कुछ ट्रिपल रिपीट वाले एक्सपेंशन भी होते हैं जिनमें हंटिंगटन डिजीज और मायोटोपिन डिस्ट्रोफी है। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है पेडिग्री में चल रही है, इससे पेडिग्री सॉल्व करने के लिए आ सकती है। बीमारी ऑटोसोमल है या रिसेसिव, ये जानने के लिए आ सकता है। और कई बार तो ये भी आ जाता है कि अल्बिनिज्म में कौन सा एंजाइम खराब है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसे हम लोग एडीए भी कहते हैं कई बार, उसमें कौन बीमार है। फिनाइलकीटोन्यूरिया में कौन सा एंजाइम काम नहीं करता। सिकल सेल डिजीज में कौन से ग्लोबिन की जीन। टे शेक डिजीज में कौन सा एंजाइम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस टेबल में से करीब 3-4 क्वेश्चन है जो आ चुके हैं पहले भी।